Hello dear students. Today we will discuss cycloid motion of charged particle in electromagnetic field. It is given that electric field is along y axis and magnetic field is along z axis, and a charged particle is released from origin. We want to find out position vector and velocity vector as a function of time. तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन बना के प्रॉब्लम सॉल्व होती है. मैथमेटिकली थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, इसलिए आप ध्यान से इसको समझते रहिए स्टेप बाय स्टेप. देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि जो मोशन हो रहा है वो कौन से प्लेन में होगा. अगर हम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देखें B, तो ड्यू टू B जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगा, वो XY प्लेन में लगेगा. और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो y के अलोंग लगेगा. बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए XY प्लेन में लगेगा. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स हमारा कौन से प्लेन में होगा, XY प्लेन में होगा. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज नो फोर्स अलोंग z एक्सिस and there is no initial velocity along z. तो फोर्स भी अगर z एक्सिस के अलोंग नहीं है और इनिशियल वेलोसिटी भी z एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कौन से प्लेन में होगा, इन XY प्लेन. तो हम ये चीज़ ध्यान रखें कि ऐसे केस में जबकि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देन दिस विल मूव इन ए प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं. अब अगर मैं मान लें कि वेलोसिटी सपोज एट टाइम t, किसी भी जनरल टाइम पर अगर हम देखें वेलोसिटी, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी के बेसिकली दो कंपोनेंट होंगे, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग. तो vxi प्लस vyj मान लेते हैं. वेलोसिटी विल बी अलोंग vxi प्लस vyj, जिसकी वजह से इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B. दिस इज नेट फोर्स, लॉरेंस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. दिस कम्स आउट टू बी Q इंटू E नॉट J कैप प्लस Q vxi प्लस vyj क्रॉस बी नॉट के कैप. तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने पर जो फोर्स हमारे पास आ जाएगा उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक x के अलोंग एक y के अलोंग. क्यू ई नॉट जे कैप प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट आई क्रॉस के विल बिकम माइनस जे प्लस क्यू वी वाई बी नॉट जे क्रॉस के विल बी आई. तो हम देख सकते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू, मास से डिवाइड कर देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू क्यू वी वाई बी नॉट, सो क्यू बी नॉट बाय एम इंटू वी वाई आई कैप प्लस क्यू बाय एम ई नॉट माइनस वी एक्स बी नॉट इंटू जे कैप. ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है. देख लें आप यहाँ से, एक कंपोनेंट आ गया क्यू वी वाई बी नॉट बाई एम कर दिया, और एक आ गया आपके पास क्यू कॉमन ले लिया, तो ई नॉट माइनस वी एक्स बी नॉट इंटू जे कैप. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो वी कैन राइट डी वी एक्स बाई डी टी, दैट इज एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स, विच कम्स आउट टू बी क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी वाई, एंड डी वी वाई बाई डी टी अगर हम देखें तो डी वी वाई बाई डी टी आपके पास आ जाता है क्यू बाय एम ई नॉट माइनस वी एक्स बी नॉट. ये आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाते हैं. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो इनको सॉल्व करने में
क्या डिफ़िकल्टी है ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें तो Vx, Vy और t तीनों आ रहे हैं एक ही इक्वेशन में। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन 1 एंड 2 हैव Vx, Vy एंड t। तो इनको डायरेक्टली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक इक्वेशन में आप दो ही अननोन रख सकते हैं, तभी वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें, इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं और जो dvx/dt की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 1 से vy की टर्म्स में रख देते हैं। तो इससे केवल दो अननोन रहेंगे हमारे पास और फिर हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 एंड यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब बच्चों ध्यान से देखो क्या आएगा, ये डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो d2vy/dt² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ई नॉट तो कांस्टेंट है तो माइनस क्यू बी नॉट बाय एम इंटू dvx/dt की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर रहा हूँ क्यू बी नॉट बाय एम वी वाई। So this comes out to be minus omega square Vy, you can say, where omega is a constant q b naught by m। इसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा इसलिए हमने इसको एक ही बार लिख दिया। तो इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग इज d2vy/dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर Vy। अगर आप इसको कंपेयर करें, आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ी है, कंपेयरिंग विथ SHM में आपने पढ़ा था d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता था। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को याद होगा, आप क्या लिखते थे, x इक्वल टू एक्स मैक्स साइन ओमेगा t प्लस फाइव। और x मैक्स बेसिकली एम्पलीट्यूड होता था, और एम्पलीट्यूड और फाइव की वैल्यू आप इनिशियल कंडीशन से निकालते थे। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हम कह सकते हैं कि Vy इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, Vy मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई v इक्वल टू Vy मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये Vy एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपके पास। बस एक ही परेशानी है कि Vy और फाइव इसमें दो अननोन हैं, इनकी वैल्यू पता लग जाए तो Vy एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। और उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dt, फिर इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो मैं इनिशियल कंडीशंस देखूँ अगर, तो इनिशियल कंडीशंस मुझे क्या बताती हैं, इनिशियल कंडीशंस ये बताती हैं कि t इक्वल टू 0 पर Vy was 0। तो t इक्वल टू 0 अगर पुट कर देंगे और Vy को भी 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास साइन फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और साइन फाइव 0 से आपको ये पता लग जाएगा कि फाइव की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपको पता लग गई t इक्वल टू 0 पर। सेकेंड अगर आप देखें तो एट t इक्वल टू 0 हमें एक्सेलरेशन भी पता है, dvy/dt। ये dvy/dt कितना होगा, अगर आप इक्वेशन 2 से देखें तो इक्वेशन 2, ये आपके पास इक्वेशन 2 है, तो dvy/dt की वैल्यू इक्वेशन 2 से कितनी आएगी, vx 0 था, तो vx अगर 0 होगा तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितना बचेगा, q e0/m बचेगा, q e0/m। ये फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास आया है। अब बच्चों आप ध्यान दो, इसको अगर मैं नीचे डिफ्रेंशिएट करूं तो कितना आता है, Vy इक्वल टू dvy/dt, जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास थी इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू Vy मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फाइव की वैल्यू 0 हो गई है, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इससे आपके पास Vy मैक्स भी आ जाएगा। dvy/dt की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो ये आ गया आपके पास q e0/m इक्वल टू Vy मैक्स ओमेगा इस ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, ओमेगा एक कांस्टेंट आप लोगों ने माना है और उसकी वैल्यू कितनी मानी है, q b0/m मानी है। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ q b0/m एंड कॉस ओमेगा टी की वैल्यू t इक्वल टू 0 पर 1 हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि q और m कैंसिल हो रहा है और Vy मैक्स आपके पास आ जाता है e0/b0। जब ये दोनों चीज़ें पता लग गई
तो नाउ वी कैन से कि वी वाई आपके पास आ गया कितना, वी वाई इज इक्वल टू वी वाई मैक्स दैट इज ई नॉट बाई पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो वी गेट वी वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक हमारे पास पैरामीटर आ गया 4 पैरामीटर्स में से। इसको अगर अब तो सिंपल है, इसको अगर मैं डी वाई बाई डी टी लिख देता हूँ तो डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर हम इसको इधर ले जाके डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर दें तो डी वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। सो वी गेट वाई इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू टी दैट विल बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। फ्रॉम 0 टू टी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, दिस फ्रॉम 0 टू वाई। तो साइन ओमेगा टी का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू आपको पता ही है। तो वाई यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है बच्चों, ई नॉट बाई बी नॉट एंड ओमेगा वास, आप देख सकते हैं ओमेगा वास क्यू बी नॉट बाई एम, क्यू बी नॉट बाई एम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कितना आ जाता है, y इज इक्वल टू वी वाई आपके पास आ गया था ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी। दोबारा देख लें आप, इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो डी वाई इक्वल टू उधर ले गए ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, साइन ओमेगा टी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और उसको 0 से टी तक इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास बचेगा ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा। नाउ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाई एम। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू कितना आ जाता है आपके पास, ई नॉट बाई बी नॉट टू क्यू बी नॉट बाई एम। तो दिस कम्स आउट टू बी ई नॉट एम अपॉन क्यू बी नॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। y की वैल्यू भी आ गई है आपके पास और वी वाई पता लग गया। अब बचता है x एंड वी एक्स। तो x निकाल देते हैं। x की वैल्यू अब निकालना इजी है क्योंकि आपको ऑलरेडी डी वी एक्स बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ वी वाई पता था। तो डी वी एक्स बाई डी टी वाज इक्वल टू कितना था, इक्वेशन 1 से देखिए, डी वी एक्स बाई डी टी वाज क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी वाई। तो क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी वाई आप यहाँ से निकाल चुके हैं, ई नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बी नॉट कैंसिल हो जाता है और इसको भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें तो दिस कम्स आउट टू बी क्यू ई नॉट बाई एम इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, विच कम्स आउट टू बी वी एक्स इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा कॉस 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी इज 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने देखा था। तो वी एक्स कम्स आउट टू बी क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। और अगर हमारे पास वी एक्स आ जाता है तो एक्स निकालने में तो कोई परेशानी ही नहीं है। इसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख देंगे, डी एक्स इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। और इसको अगर हम 0 टू टी इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास 0 टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाती है क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा फ्रॉम 0 टू टी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो टी हो गया और कॉस ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। और साइन 0 0 होता है तो आपके पास सॉल्व करने पर यह आ जाता है x इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यू कैन से क्यू ई नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी।
तो आपके पास x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाता है, vx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाता है, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाता है और vy एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाता है। आप देख सकते हैं, इसको एनालाइज करें अगर हम, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो y मैक्सिमम कितना आता है, y मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 2e0/b0 ओमेगा। अगर यहाँ पर देखें तो cos ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, -1 और +1 के बीच में आ सकती है। तो मैक्सिमम देखें तो कितना आ जाएगा y, जब cos ओमेगा टी की वैल्यू -1 होगी तो दिस कम्स आउट टू बी 2e0/b0 ओमेगा। तो y मैक्सिमम आ रहा है, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है। vy की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है e0/b0 हो सकती है, लेकिन x जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, x इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विथ टाइम। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि Vx जो है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, Vx मैक्सिमम अगर आप निकालना चाहेंगे तो cos ओमेगा टी की वैल्यू -1 पुट कर दें तो ये आ जाता है 2q/m ओमेगा। तो x बढ़ता जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं। Vx की वैल्यू रिपीट हो रही है 0 से Vmax के बीच में, y की वैल्यू रिपीट हो रही है 0 से y मैक्सिमम के बीच में, और Vy मैक्स जो है वो e0/b0 फिक्स है, कांस्टेंट है, और Vy जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसका जो पाथ होगा वो xy प्लेन में बच्चों इस तरह का पाथ आ जाएगा कि x तो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, y कांस्टेंट है और ये रिपीट होता रहेगा। इस तरह का जो मोशन होता है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड साइक्लॉइड मोशन। इस साइक्लॉइड मोशन में जो y मैक्स आप लोगों ने निकाला है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो यहाँ से पता लग रहा है आपको। y की मैक्सिमम वैल्यू 2e0/b0 ओमेगा है, तो 2e0/b0 ओमेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसको अगर आप याद रखना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक प्योर रोलिंग हो रही होती व्हील की, तो व्हील की प्योर रोलिंग में अगर ये इसी ओमेगा से रोटेट कर रहा होता, जो ओमेगा हम लोगों ने लिया है, ओमेगा हम लोगों ने कितना लिया है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं qb0/m। तो अगर qb0/m और vc से अगर ये चल रहा होता तो vc कितना हो जाता, vc इक्वल टू r ओमेगा, r इंटू qb0/m। तो ऐसे केस में ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट का जैसा पाथ होता ये ही साइक्लॉइड मोशन है, ऐसा ही इस पार्टिकल का पाथ है। ऐसे केस में अगर आप ये देखेंगे तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती, 2r जो है ऐसे केस में वो y मैक्सिमम होना चाहिए। डायमीटर जो है इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, अगर आप देखें xy प्लेन में इसका प्योर रोलिंग हो रहा होता तो y मैक्स 2r होता, और y मैक्सिमम की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से देखी थी कि y मैक्सिमम कितना आ रहा था, 2e0/b0 ओमेगा हो रहा था। तो यहाँ से आपके पास r कितना आ जाता है, 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा, y मैक्सिमम। तो r की वैल्यू जो है वो पता लग जाएगी यहाँ से, r इक्वल टू y मैक्सिमम/2। ऐसे केस में अगर आपसे देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इधर एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में वो 2πr होगा, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अलॉन्ग 2πr होगा, और पार्टिकल जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऐसे केस में ये आप लोगों को पता होगा कि 8r के बराबर आती है इसकी लेंथ, पाथ लेंथ। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ एक आध प्रॉब्लम मैं अगले लेक्चर में लूँगा भी, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। r की वैल्यू निकाल दें, ओमेगा की वैल्यू ध्यान रखें, और vc आपको पता लग जाएगा। तो प्योर रोलिंग के केस में पार्टिकल का जिस तरह का मोशन होता है उसी मोशन को देखकर आप बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा लेंदी है, बट फाइनली आपको पता होना चाहिए कि साइक्लॉइड मोशन भी एक तरह का मोशन होता है, और उस केस में एक्स वाई और वी एक्स और वी वाई किस तरीके से टाइम के साथ वेरी करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार करेंगे
तो आपको याद भी हो जाएगा कि